हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपको अपने यूट्यूब चैनल इंडिया कोचिंग में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग सामान्य अध्ययन भारतीय इतिहास की एक नई वीडियो श्रृंखला को आरंभ करने जा रहे हैं। इस श्रृंखला में हम लोग भारतीय इतिहास घटना चक्र, उत्तर प्रदेश पीसीएस एवं अन्य राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा जो भी कमीशन से एग्जाम कराए गए हैं उनका पूर्वावलोकन देखेंगे। हालांकि यह जो है एक लंबी श्रृंखला होगी, क्योंकि भारतीय इतिहास सामान्य अध्ययन का एक महत्वपूर्ण और लंबा भाग होता है। यह वीडियो श्रृंखला आने वाले सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम समीक्षा अधिकारी और उत्तर प्रदेश पीसीएस दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सामान्य अध्ययन के सेगमेंट में जो भी उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी और उत्तर प्रदेश पीसीएस में सामान्य अध्ययन का जो भी सिलेबस है उसमें भारतीय इतिहास का एक जो है बहुत बड़ा योगदान है और ज़्यादा से ज़्यादा सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। अमूमन 30 से 35 सवाल या 25 सवाल से तो कम नहीं पूछे जाते हैं दोनों भी एग्जाम में। और यह आप देखेंगे दोनों का सिलेबस भारतीय इतिहास दो जगह पर है, एक तो भारतीय इतिहास है और दूसरा है राष्ट्रीय आंदोलन यानी कि नेशनल मूवमेंट। ये दोनों को अलग अलग सिलेबस में अलग अलग दिया हुआ है, यानी कि इसमें एक बड़ी भूमिका होती है राष्ट्रीय आंदोलन यानी कि आधुनिक भारत के एक भाग राष्ट्रीय आंदोलन को। तो इस वीडियो श्रृंखला में हम लोग सबसे पहले आधुनिक भारत के राष्ट्रीय आंदोलन पर ही चर्चा करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए आगे चलते हैं, देखते हैं राष्ट्रीय आंदोलन। तो यहाँ पर देखिए आधुनिक भारत में, यहाँ पर यूरोपीय कंपनियों का आगमन, आधुनिक भारत इतिहास में ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। तो इन सबको स्किप करते हुए हम लोग सीधे से चलते हैं 1857 की क्रांति से। 1857 की क्रांति से फिर पढ़ते हैं आपका जो है 1947 तक, स्वतंत्रता तक हम लोग इसको पढ़ते हैं। इसी को राष्ट्रीय आंदोलन कहा जाता है, यानी कि देश की आज़ादी के लिए जब राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत होती है वो मुख्य रूप से 1857 की क्रांति से होती है। वैसे बहुत से विद्वान तो 1885 से मानते हैं, लेकिन हम लोग 1857 से यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए देखते हैं किस पेज से ये शुरू हुआ है आपका राष्ट्रीय आंदोलन। सीधे उसी पेज पर चलते हैं हम लोग। तो देखिए 1857 की क्रांति यहाँ से। नोट्स पर हम लोग ज़्यादा समय नहीं देंगे, सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं क्योंकि नोट्स पढ़ने का टाइम नहीं है। और इस वीडियो में हम लोग उस क्वेश्चन को भी स्किप करते हुए चलेंगे जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। कुछ ऐसे भी प्रश्न होते हैं जो आईएएस में सीधे पूछे जाते हैं या आईएएस के सिलेबस से रिलेट करते हैं, लेकिन पीसीएस या जो है अदर स्टेट के पीसीएस के लिए रिलेट नहीं होते हैं, तो इसलिए हम लोग ऐसे क्वेश्चन को भी यहाँ पर स्किप करेंगे। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली इनफील्ड राइफल कब शामिल की गई?
इनफील्ड राइफल जो शामिल की गई थी दिसंबर 1856 में। ये इनफील्ड राइफल ये नई बंदूक थी जो कि भारतीय सेना में या अंग्रेजी सेना में उस समय शामिल की गई थी। पुरानी बंदूक के स्थान पर नई राइफल का इस्तेमाल करना शुरू किया गया था। कब? ये दिसंबर 1856 में। और इसी बंदूक को चलाने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता थी कि सैनिकों को बिना प्रशिक्षण दिए उनको वो चलाने में अपने आप को सक्षम नहीं पाएंगे, इसलिए उनको प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक है। इसलिए सरकार ने ऐसा किया कि उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो वहीं पर मंगल पांडे की घटना होती है। तो चलिए देखते हैं। दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक, ये ब्राउन बेस है, पुरानी बंदूक का नाम क्या है? ब्राउन बेस है, के स्थान पर नवीन इनफील्ड राइफल, न्यू इनफील्ड राइफल, पुरानी बंदूक का नाम ही पूछा है कहीं कहीं पर और नई बंदूक का नाम ही पूछा है एग्जाम में, का निर्णय लिया गया। इसका प्रशिक्षण दमदम, अंबाला, दमदम कहाँ? कोलकाता में है। अंबाला आपका पंजाब में है और सियालकोट ये भी पंजाब में है। ठीक है। तो यहाँ 3 जगह पर प्रशिक्षण दिया जाना था। इस नई राइफल में कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था। दिसंबर 1857 में बंगाल सेना में यह अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी है। सैनिक अधिकारियों ने इस अफवाह की जांच किए बिना तुरंत इसका खंडन कर दिया, किंतु सैनिकों को यह विश्वास हो गया था कि चर्बी वाले कारतूसों को भरे उनके धन को भ्रष्ट करने का एक निश्चित प्रयत्न है। यही भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण है। देखिए, जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसके 2 कारण बताए जाते हैं। एक तो वास्तविक कारण, ठीक, वास्तविक कारण एक दीर्घकालीन कारण है और एक होता है तात्कालिक कारण, यानी कि उस समय की घटना कौन सी वजह थी कि ये विद्रोह हुआ, उसी को तात्कालिक कारण कहा गया है। यानी कि करण की कौन सी घटना? तो करण की घटना वही है जो चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग करना। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति तो नहीं था। लॉर्ड डलहौजी का हड़प नीति तो वास्तविक कारणों में आ सकता है, तात्कालिक कारणों में नहीं आ सकता है। अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, यानी कि भारतीय सैनिकों ने क्या समझा? चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग इसलिए करवा रहे हैं कि वे हमारे धर्म में हस्तक्षेप करना चाह रहे हैं। उनको लगा कि हमारे धर्म में हस्तक्षेप है, क्योंकि वो जो कारतूस था उस पर जो कवर लगा होता था वो गाय एवं सुअर की चर्बी से बना होता था। सैनिक असंतोष, ये सैनिक असंतोष आपका आ सकता है वास्तविक कारण में। भारत का आर्थिक शोषण ये भी आ जाएगा वास्तविक कारण में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? बी वाला ऑप्शन, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप। मंगल पांडे की घटना हुई थी, कहाँ हुई थी मंगल पांडे की घटना? तो बैरकपुर में हुई थी। कहाँ पर? बैरकपुर में। बैरकपुर पश्चिम बंगाल में मंगल पांडे की घटना हुई थी। अब देखिए, मंगल पांडे की घटना कब हुई थी? 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया और एक सैनिक मंगल पांडे ने अपने एजुडेंट, एजुडेंट ये है अंग्रेज अधिकारी था उस समय, ठीक है, ये पद होता था अंग्रेज अधिकारी पर, एजुडेंट पर हमला कर उसकी हत्या कर दी। ये हत्या कब किया था? 29 मार्च 1857 को। ये मंगल पांडे घटना इसको कहा जाता है। 29 मार्च 1857, 29 मार्च 1857 को ये मंगल पांडे की घटना हुई थी। इस चीज को याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। इसी दिन जो मंगल पांडे ने अपने अंग्रेज जो अधिकारी था, एजुडेंट था, उसकी हत्या कर दिया था। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? विप्लव मतलब विद्रोह से जुड़े हैं। तो बैरकपुर, मेरठ, दिल्ली, तो कहाँ से? बैरकपुर से जुड़े हुए हैं। आगे, मंगल पांडे सिपाही था। जो मंगल पांडे थे ना, तो वो किस सैनिक टुकड़ी के सिपाही थे? तो ये देखिए आपका 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, यानी कि 34वीं बटालियन के सैनिक थे। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में 34वीं नहीं है कहीं पर, इसलिए इसमें से कोई भी सही नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर देखिए स्टार लगा हुआ है। 6वीं कंपनी में एक सैनिक सिपाही थे, ठीक, 34वीं बटालियन, ये नाम याद रखिएगा, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री या बटालियन। छठवां है 1857 की विद्रोह के दौरान, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह,
वही बहादुर शाह जफर, ठीक है, ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था। ठीक है, तो बहादुर शाह जफर ये कौन थे? तो अंग्रेज अंतिम मुगल सम्राट थे बहादुर शाह जफर। इन्होंने किसको? बख्त खान को साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था। देखिए नाम आ सकता है खान बहादुर खान, ठीक है, तो खान बहादुर खान खान बहादुर खान वो अलग है, यहाँ पर बख्त खान है। ये नाम क्या है? बख्त खान। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने बख्त खान को साहब आलम बहादुर का खिताब दिया था। बख्त खान एक पख्तून था। ईस्ट इंडिया कंपनी में वह सूबेदार के पद पर आया था और तथा कंपनी की ओर से उसने प्रथम अंग्रेज अफगान युद्ध में भाग लिया था। बहादुर शाह ने अपने बड़े पुत्र मिर्जा मुगल अथवा मिर्जा जहीरुद्दीन को मुख्य सेनापति घोषित किया। इन विद्रोह में वास्तविक नेतृत्व बख्त खान के पास था। ठीक है, तो बहादुर शाह जफर ने दिल्ली से विद्रोही सैनिकों का नेतृत्व किया था। इनको बहादुर शाह द्वितीय अथवा बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? जन आक्रोश? ये नहीं था, यानी कि क्या उस समय जनता आक्रोशित थी, इसका कारण था? नहीं, सैनिक असंतोष। इसका कारण क्या था? सैनिक असंतोष, क्योंकि सैनिक जो थे ना, सैनिकों के द्वारा ही विद्रोह किया गया था और सैनिक अंग्रेजों के व्यवहार से जो है किसी भी प्रकार से खुश नहीं थे। ईसाई मिशनरी ये भी नहीं है, ब्रिटिश साम्राज्य की नीति, हाँ ये हो सकता है, लेकिन ये वास्तविक कारणों में आ सकता है आपका, वास्तविक कारणों में। ठीक है, और ये एक दिन का नहीं है। सैनिक असंतोष, सैनिकों ने ही क्या किया? वहां पर विद्रोह किया। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण ब्रिटिश साम्राज्य की घिनौनी नीतियां थी, जिससे तंग आकर अंततः विद्रोह का ज्वालामुखी फूट पड़ा। आठवां सवाल देखते हैं। 1857 में लंदन में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे, जिन्होंने लिखा था उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी नहीं मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं था। तो टाइम्स के संवाददाता कौन थे? यहाँ पर देखिए दिया है ये ऑप्शन, WH रसल। MP PCS पे 2020 का सवाल है, जल्दी पूछा गया है ये। 1800 लंदन में प्रकाशित टाइम्स समाचार पत्र में WH रसेल ने लिखा था कि उत्तर भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता था। ठीक है, नहीं देखता था, यहाँ पर देखिए जो सेंटेंस पूरा नहीं है, दृष्टि से नहीं देखता था। ठीक, इसका मतलब जो अंग्रेज थे ना, गोरे कौन थे? अंग्रेज थे, उन सबसे लोग क्या करते थे? घृणा करते थे। ठीक है, उनको अपना दुश्मन शत्रु समझते थे। मित्रतापूर्ण दृष्टि से कोई नहीं देखता था। यह बात किसने कहा है? WH रसेल ने कहा है। ठीक है, अब ये WH रसेल कौन है? तो संवाददाता, टाइम्स के संवाददाता। टाइम्स क्या है? लंदन से प्रकाशित होने वाला एक समाचार पत्र है। आगे देखते हैं। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई? तो 1857 की क्रांति सबसे पहले मेरठ से जो प्रारंभ हुई थी। 1857 की क्रांति का प्रारंभ 10 मई को, यहाँ पर डेट याद रख लीजिए, 10 मई को विद्रोही सैनिकों ने क्या किया? मेरठ में विद्रोह कर दिया है। यहाँ की तीसरी कैवलरी रेजिमेंट के सैनिकों ने चर्बी युक्त कारतूसों को छूने से इनकार कर दिया, खुलेआम बगावत कर दी और यही सैनिक यहाँ पर विद्रोह करने के बाद दिल्ली की ओर कूच कर गए। दिल्ली की ओर कूच कर गया और 12 मई को दिल्ली पहुंचकर वहां पर भी विद्रोह करा देते हैं सैनिक और वहां पर अपना नेता घोषित कर देते हैं बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय को। अगला देखिए 10वां सवाल। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई? तो देखिए फिर से सवाल रिपीट कर गया, ये मेरठ से। कब से? ये 10 मई से। ठीक है, देखिए 29 मई
29 मई की घटना क्या है? मंगल पांडे ने अपने अंग्रेज एजुटेंट अधिकारी की हत्या कर दिया। इसके बाद 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दी और इसके 1 महीने बाद लगभग जो सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। आगे देखिए, 18 सतावन की स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी। अभी इनको क्या है, क्रम बताना है, तभी आप जान पाएंगे सही क्या है। ठीक, देखिए, कानपुर में विद्रोह, नाना साहब का नेतृत्व संभालना। ठीक है न, कानपुर में विद्रोह तो हुआ था और वहां पर विद्रोहियों के नेतृत्वकर्ता कौन थे? नाना साहब। ठीक है, हालांकि यहाँ पर योगदान तात्या टोपे का भी था। बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। ठीक है, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। ठीक है, झांसी की रानी का विद्रोह। झांसी की रानी, देखिए यहाँ पर कानपुर में विद्रोह, ये लखनऊ में विद्रोह, अवध का मतलब लखनऊ में विद्रोह, और झांसी में विद्रोह, ये सब तो बाद में विद्रोह हुआ ना। सबसे पहले कहां पर विद्रोह हुआ? मेरठ में। ठीक, मेरठ में कब विद्रोह हुआ? तो 10 मई को विद्रोह हुआ। 10 मई के बाद जो वही सैनिक थे ना, कूच कर गए। कहां पर? दिल्ली की ओर कूच कर गए। जब दिल्ली की ओर कूच कर गए तो जो 12 मई को उन्होंने क्या किया? दिल्ली के लाल किले को अपने कब्जे में कर लिया। जब दिल्ली के लाल किले को अपने कब्जे में कर लिया और वहां पर अपना नेता घोषित कर दिया, बहादुर शाह जफर या द्वितीय को घोषित कर दिया। उसके बाद देश के अन्य जगहों पर धीरे धीरे विद्रोह हुआ। ठीक है, लखनऊ में विद्रोह हुआ, कानपुर में विद्रोह हुआ, झांसी में विद्रोह हुआ, फैजाबाद में विद्रोह हुआ, इलाहाबाद में विद्रोह हुआ। इस तरीके से अलग अलग देश के अलग अलग क्षेत्रों में विद्रोह हुआ। तो यहाँ से सबसे पहले घटना कौन सी आ रही है? यही आ रही है, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। अगर यहाँ पर मेरठ का विद्रोह हुआ, अगर ऑप्शन में देता तो मेरठ की घटना पहले हो जाती। देखिए, 11 मई 1857 को दिल्ली में मेरठ से आए सिपाहियों के दस्ते ने मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय से अपील की कि सम्राट इन सिपाहियों का नेतृत्व स्वीकार करें। इस प्रकार सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना पहली घटना थी। कानपुर में नाना साहब ने 5 जून 1857 को विद्रोह किया है। डेट याद रख लीजिए, यहाँ पर 5 जून को कहां पर विद्रोह हुआ? कानपुर में। 30 मई को कहां पर विद्रोह हुआ? तो ये अवध में विद्रोह हुआ। ठीक है, अवध में पहले विद्रोह हो गया, 30 मई को हो गया। और जून में 5 जून को कहां पर विद्रोह हो रहा है? तो कानपुर में हो रहा है। ठीक, इसके पहले 4 जून को विद्रोह हो गया था आपका लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ में विद्रोह हो गया था 4 जून को। हाँ सॉरी, ये 4 जून को जो विद्रोह हुआ ये लखनऊ में हुआ, और लखनऊ के विद्रोह को दबा भी दिया गया वहां पर। उसके बाद कानपुर में हुए विद्रोह को अंग्रेज सिपाहियों के द्वारा दबाया गया। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ आपका हो रहा है विद्रोह कहाँ पर? ये लखनऊ यानी कि अवध क्षेत्र में। ठीक है, 30 मई को। 5 जून को कहाँ हो रहा है? कानपुर में। ठीक है, तो रानी लक्ष्मीबाई का जो विद्रोह हुआ देखिए और बाद में हो रहा है, 17 जून को हो रहा है। ठीक है, 17 जून, हालांकि विद्रोह तो इन 17 जून को शहीद हो गई, विद्रोह तो उससे पहले हुआ होगा, लेकिन इन सब में जो है सबसे बाद में यहाँ पर विद्रोह हुआ। रानी लक्ष्मीबाई का विद्रोह कहाँ पर? तो ये झांसी में विद्रोह हुआ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, व्याख्या में जब अगर आप पढ़ेंगे ना, चीजों को एनालिसिस करेंगे, समझेंगे ना, तो व्याख्या से बहुत सारी चीजें आपके तैयार हो जाएंगी। इसलिए कहा जाता है घटना चक्र जो भी है वह जीएस में कोई भी पार्ट हो, आपका भूगोल हो, इतिहास हो, संविधान हो, आर्थिकी हो, पर्यावरण हो, कहीं भी हो, उसके लिए एक रामबाण है। मैं तो ये समझता हूँ कि घटना चक्र केवल एक क्वेश्चन का बैंक नहीं है, साथ साथ ये अच्छा एक कॉन्सेप्ट भी देता है। आगे देखते हैं। देखिए, बिहार बिहार पीसीएस में सवाल पूछा गया है। ठीक है, निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं है? ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं है। ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों के प्रयास। ठीक है, धार्मिक रूप से भी भारतीयों का शोषण हुआ था। जो ईसाइयत लोग आए थे, ईसाई मिशनरियां आई थी भारत में बाहर से, उन लोगों ने भारत में ईसाई धर्म को थोपने का प्रयास किया था। इससे भी भारत की जनता, भारत के लोग रुष्ट थे, नाराज थे।
तो एक कारण ये भी हो जाता है इसमें से। जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश देना ये भी है। भत्ते की रोकथाम, अधिकारियों की क्षमता, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक, तो यही हो रहा है। ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों के प्रयास, जहाज पर यात्रा करने के सिपाहियों का आदेश तथा डाक आदि भत्तों की रोकथाम आदि कारक ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने के कारण बने, जिसकी परिणति 1857 की क्रांति के रूप में हुई। ज्ञातव्य है कि अधिकारियों की अक्षमता इसका कारण नहीं थी, यदि अधिकारियों द्वारा किए गए दुर्व्यवहार ने अवश्य इसे भड़काया। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? तो ये कमल और रोटी। ठीक, निशान क्या था? कमल और रोटी। जो विद्रोही सैनिक होते थे ना, ये घर घर कमल और रोटी पहुंचाते थे। इससे क्या वो लोग संदेश देना चाह रहे थे? संदेश ये देना चाह रहे थे कि विद्रोह के लिए आप तैयार हो जाइए, अंग्रेजों के खिलाफ क्या करना है? विद्रोह करना है। इसी के सिंबल के लिए, निशान के लिए, चिन्ह के लिए कमल और रोटी घर घर पहुंचाया जाता था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम प्रतीक कमल और रोटी था। 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? देखिए, विद्रोह तो कई जगह हुआ, झांसी हुआ, मेरठ हुआ, दिल्ली हुआ, कानपुर हुआ, अवध हुआ, बिहार में जगदीशपुर हुआ, इलाहाबाद हुआ, बरेली हुआ, मेरठ हुआ। ठीक इस तरीके से कई जगह पर विद्रोह हुआ, लेकिन धीरे धीरे विद्रोहों को अंग्रेजों ने दबा दिया। तो ये पूछ रहा है सबसे पहले पुनः किस पर अधिकार कर लिया अंग्रेजों ने? फिर से किसको जीत लिया? फिर से किस पर अधिकार प्राप्त कर लिया? तो यहाँ पर देख लीजिए, सी ऑप्शन है, दिल्ली को। मेरठ में विद्रोह हुआ, इसके बाद दिल्ली में विद्रोह हुआ। दिल्ली को उन लोगों ने सबसे पहले स्वतंत्र करा लिया अंग्रेजों ने। कैप्टन निकलसन, यहाँ नाम याद रख लीजिए इसका, कैप्टन निकलसन के नेतृत्व में 3 महीने की घेराबंदी के पश्चात 20 सितंबर 1857 को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली को पुनर्प्राप्ति कर ली गई। 20 सितंबर 1857। ये नाम याद रख लीजिए। कभी कभी क्या देता है, एक तरफ देख लीजिए दे देगा, एक तरफ दे देता है कि जो है विद्रोह, और दूसरी तरफ दे देता है विद्रोह को नियंत्रित करने वाले अंग्रेज। ठीक है, तो यहाँ मिलान कराने के लिए आ जाएगा। तो यहाँ पर कैप्टन निकलसन ने दिल्ली को स्वतंत्र कराया था, दिल्ली को विद्रोहियों से मुक्त कराया। चलिए आगे देखते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष की वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली ये कहाँ पर है? वाराणसी में है। आप सब जानते हैं। मूल नाम इनका क्या है? मणिकर्णिका या मनु है। ठीक है, जन्म इनका कब हुआ था? 19 नवंबर 1835 को इनका जन्म हुआ था। गोल घर वाराणसी में हुआ, जो कि वर्तमान में वाराणसी में है। 1857 की बरेली विद्रोह का नेता कौन है? तो ये खान बहादुर खान है। बरेली में रुहेलखंड के भूतपूर्व शासक के उत्तराधिकारी खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह की रहनुमाई का मतलब नेतृत्व किया। यद्यपि ब्रिटिश पेंशन पर गुजर बसर कर रहे खान बहादुर ने शुरू में इसमें कोई दिलचस्पी नहीं ली, किंतु विद्रोह की लहर फैलते ही उन्होंने खुद प्रशासन संभाल लिया और करीब 40,000 सैनिकों को संगठित कर अपनी मजबूत सेना बनाई। अंग्रेजों का कड़ा मुकाबला किया। मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय ने उन्हें वायसराय के पद पर नियुक्त किया। इस पद पर अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों के साथ समानता का व्यवहार किया और एक सुयोग राजनीतिक के गुणों का प्रदर्शन किया। तो खान बहादुर खान का संबंध कहाँ से है? तो बरेली में जो विद्रोह हुआ था उन्हीं के नेतृत्व में हुआ था। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है? तो ये ग्वालियर में है। ग्वालियर वर्तमान कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, वहीं पर इनकी समाधि है। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई है? तो फिर ही देख लीजिए आ गया, ग्वालियर में हीरोज के साथ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त थी। अंग्रेज अधिकारी कौन था? हीरोज था। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था, किससे? हीरोज के साथ सामना करना पड़ा था। रानी लक्ष्मीबाई झांसी के अंतिम मराठा राजा गंगाधर राव की विधवा थी। इनके पति का नाम क्या था? गंगाधर राव। विधवा थी, इनके पति की मृत्यु हो चुकी थी।
जब किसी उत्तराधिकारी के अभाव में राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई, यानी कि इनकी अपनी संतान नहीं थी, तो डलहौजी ने व्यपगत सिद्धांत के अंतर्गत 1854 में झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया। ये जो लॉर्ड डलहौजी था, इसने एक एक योजना लाया। ठीक है, आप इसे कह सकते हैं, इसका एक सिद्धांत था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, इंग्लिश में इसको कहा जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, ये क्या करता था, ये राज्यों को लैप्स कर लेता था, हड़प लेता था, ब्रिटिश साम्राज्य में उसको मिला लेता था। किस राज्य को मिला लेता था? जिस राज्य के राजा का कोई अपना सगा उत्तराधिकारी नहीं होता था, यानी कि उसके अपने पुत्र नहीं होते थे, गोद लिए हुए पुत्र को यह अंग्रेज उत्तराधिकारी नहीं मानते थे। ठीक है, तो यही जो है गंगाधर राव की मृत्यु हो चुकी थी, और इन्होंने और रानी लक्ष्मीबाई ने एक गोद लिया था एक बच्चे को। ठीक है, तो उस बच्चे को उत्तराधिकारी नहीं मान रहे थे अंग्रेज, क्योंकि व्यपगत सिद्धांत के अनुसार यह जो है वैध नहीं था। तो उसी के साथ जो है रानी लक्ष्मीबाई का संघर्ष हुआ, और अंग्रेज अधिकारी कौन था? ह्यूरोज था। ह्यूरोज के साथ युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गई, और इस युद्ध में तात्या टोपे ने रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया था। रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में विद्रोह का श्री गणेश हुआ। झांसी के पतन के बाद रानी ग्वालियर की ओर प्रस्थान कर गई, जहां तात्या टोपे के साथ अंग्रेजों को कई युद्ध में पराजित करने के बाद अंततः अंग्रेज जनरल ह्यूरोज से लड़ते हुए 17 जून, कब मारी गई थी? 17 जून 1858 को वो वीरगति को प्राप्त हो गई। रानी की मृत्यु पर ह्यूरोज ने कहा था, भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है। ठीक है, यानी कि इन्होंने मर्दों के समान मुकाबला किया था। ये कथन किसका? ह्यूरोज का। कभी कभी कथन भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? लखनऊ की बात हो रही, यानी कि अवध की बात हो रही, तो अवध में बेगम हजरत महल है। बेगम आप अवधि को कहा जाता है। लखनऊ अवध में विद्रोह का प्रारंभ 30 मई 1857 को हुआ। विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल बेगम आप अवध ने किया। वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। फिर वही आ गया आपका बेगम हजरत महल। देखिए, इसमें भी लखनऊ में फिर वही आ गया सवाल, हजरत महल। निम्न में से कौन इलाहाबाद में संग्राम या विद्रोह का नेतृत्व करता कौन थे? तो यहाँ पर कौन थे? मौलवी लियाकत अली। ठीक, कौन थे? मौलवी लियाकत अली। अजीमुल्ला कहाँ के थे? ये इन्होंने फैजाबाद से जो है विद्रोह का नेतृत्व किया था अजीमुल्ला ने। नाना साहब ने कहाँ से किया था? तो नाना साहब ने कानपुर से किया था। तात्या टोपे कौन थे? तो तात्या टोपे ने पहले तो नाना साहब का जो समर्थन किया, नाना साहब की सहायता की अंग्रेजों के विरुद्ध, और जब ये कानपुर को अंग्रेजों ने अपने कब्जे में कर लिया, तो ये तात्या टोपे कहाँ चले जाते हैं? झांसी चले जाते हैं। किसके साथ हो जाते हैं झांसी? रानी लक्ष्मीबाई के साथ हो जाते हैं ग्वालियर युद्ध में। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम विद्रोह की कमान मौलवी लियाकत अली ने संभाली। बाद में यहाँ के विद्रोह को जनरल नील ने समाप्त किया। आप देख लीजिए, इलाहाबाद में जो है विद्रोह को किसने समाप्त किया? तो जनरल नील। अंग्रेज अधिकारी का नाम क्या था? जनरल नील। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी। सबसे ज्यादा संख्या थी कहां से? अवध से। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या अवध से थी। वास्तव में उस समय अवध में शायद ही कोई सा परिवार रहा हो जिसका कोई सदस्य सेना में न रहा हो। केवल अवध से ही लगभग 75,000 सैनिक सेना में थे। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन थे? तो ये तात्या टोपे। तात्या टोपे का जो तात्या टोपे कौन थे? कमांडर इन चीफ नाना साहब की। तात्या टोपे का जो नाम पूछ लेता कभी, इनका वास्तविक नाम है रामचंद्र पांडुरंग। पांडुरंग इनका वास्तविक नाम है। ठीक इसी तरीके से
नाना साहब का वास्तविक नाम है धोंदो पंत। धोंदो पंत, ये भी कभी कभार पूछ लेता है एग्जाम में। अजीमुल्ला खां सलाहकार थे, किसके सलाहकार थे? तो नाना साहब के। अजीमुल्ला खां नाना साहब के सलाहकार थे। वर्ष 1857 की विद्रोह के संदर्भ में लिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो यही तात्या टोपे को, इन्हीं को धोखा दिया गया, क्योंकि इनको अंग्रेज पकड़ नहीं पा रहे थे। इनको अंग्रेज पकड़ नहीं पा रहे थे, या एमपी के जंगलों में जंगलों में घूम रहे थे, अंग्रेज इनको पकड़ नहीं पा रहे थे। तो इनका एक मित्र था, उसने ही धोखे से अंग्रेजों को खबर दे दिया था। उसका नाम राम सिंह था। तो चलिए देखिए, तात्या टोपे, इनका जन्म कब हुआ? 1814, मृत्यु कब? 1859 में। को रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी जाना जाता है। 1857 की भारतीय विद्रोह के प्रमुख नेता थे। इनका जन्म महाराष्ट्र में येवला में एक गांव में हुआ था। वे अपने पिता पांडुरंग राव टोपे के साथ बिठूर आ गए थे, जहां वे पेशवा के दत्तक पुत्र नाना धोधो पंत, ये देखिए नाना साहब का वास्तविक नाम क्या है? धोधो पंत, और महाराजा माधव सिंह जी के मित्र बन गए। 1851 ईस्वी में डलहौजी ने नाना साहब को उनके पिता के पेंशन से वंचित कर दिया। डलहौजी ने नाना साहब को पेंशन से वंचित कर दिया, इसलिए नाना साहब भी नाराज थे। उधर तात्या टोपे पहले से ही ब्रिटिशों को अपना शत्रु मान चुके थे, अंग्रेजों को। दोनों ने मिलकर कानपुर में ईस्ट इंडिया कंपनी की भारतीय टुकड़ियों को जीतकर नाना साहब के आधिपत्य को स्थापित किया, और तात्या स्वयं सेना के कमांडर इन चीफ बन गए। नाना साहब से अलग होने के बाद तात्या टोपे अपना मुख्यालय कालपी, ठीक है, कालपी जालौन है, जालौन का पुराना नाम क्या है? कालपी है, वहीं ले गए और रानी लक्ष्मीबाई से हाथ मिलाया। दोनों ने मिलकर बुंदेलखंड क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व किया। जनरल हिरोज ने ग्वालियर की उस ऐतिहासिक युद्ध में इन्हें हराया, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई। ग्वालियर खो देने के पश्चात तात्या टोपे ने सागर, सागर एक जिला है मध्य प्रदेश का, सागर एवं नर्मदा क्षेत्र तथा खानदेश एवं राजस्थान क्षेत्र में सफलतापूर्वक गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया। आप जानते हैं गुरिल्ला जो युद्ध है वो पेशवा और मराठों के द्वारा ये युद्ध किया जाता था, गुरिल्ला, जिसको छापा मार युद्ध भी कहा जाता है। एक वर्ष तक अंग्रेज सेना उन्हें पकड़ने में नाकाम रही। अंततः उनके एक विश्वसनीय मित्र मान सिंह, सॉरी हम राम सिंह बता रहे थे, लेकिन यहाँ पर देखिए नाम क्या है उसका? मान सिंह है, ने उन्हें धोखा देकर उस समय पकड़वा दिया, जब वे पारो के जंगलों में अपने कैंप में शयन कर रहे थे। यहाँ से उन्हें पकड़कर शिवपुरी भी मध्य प्रदेश में लाया गया, और सैनिक अदालत में 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी गई। अगला सवाल देखिए, 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में किसका नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो किसका? तात्या टोपे का नाम था। कुंवर सिंह, देखिए बिहार में जगदीशपुर से नेतृत्वकर्ता कौन थे? कुंवर सिंह 1857 की विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे। वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? तो ये बिहार से संबंधित थे। चलिए व्याख्या देख लिया। 1857 में जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह बिहार के तत्कालीन शाहाबाद जिले, वर्तमान जिला भोजपुर, ठीक है, मुख्यालय आरा के जगदीशपुर से संबंधित थे। प्रकृति ने उन्हें अदम्य शौर्य, वीरता और सेनानायक के आदर्श गुणों से मंडित किया था। इसी कारण उन्हें सही रूप से विद्रोह के दौरान बिहार का सिंह, उनको क्या कहा गया? बिहार का सिंह माना गया। उन्होंने शाहाबाद एवं आरा क्षेत्र में अंग्रेजों की सत्ता का तख्ता पलट कर दिया और सरकार स्थापित की। वह कानपुर पर संयुक्त आक्रमण के लिए नाना साहब की मदद हेतु कालपी की ओर आगे बढ़े। वह विद्रोह की मशाल को रोहतास, मिर्जापुर, रीवा, बांदा, लखनऊ तक ले गए, जहां उनका अत्यंत सम्मानपूर्वक स्वागत किया गया। अपनी अंतिम सफलता के रूप में उन्होंने गृह नगर जगदीशपुर के निकट अंग्रेजों को बुरी तरह से
पराजित किया। उनका गृह नगर क्या है? जगदीशपुर, बिहार। इसी युद्ध के दौरान कुंवर सिंह बुरी तरह घायल हो गए। 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद उनके भाई अमर सिंह ने दिसंबर 1858 तक अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 की विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? तो ये आपका कहाँ है? ये आरा। आरा ही आ रहा है, जो अभी हम लोगों ने व्याख्या में पढ़ा। 1857 की क्रांति के बिहार में क्रांतिकारियों का नेतृत्व करता वही है, बाबू कुंवर सिंह। बिहार में वही है, देखिए कुंवर सिंह ऑप्शन फिर आ रहा है, कुंवर सिंह ने। फिर देखिए वही आ रहा है सवाल, बार बार रिपीट हो रहा है, कितनी बार? बिहार से 1857 की विद्रोह का नेतृत्व करता बिहार में कुंवर सिंह ने किया। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने, वही फिर आ गया, देख लीजिए कुंवर सिंह आ गया। जगदीशपुर के राजा कौन थे? कुंवर सिंह। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे, तो ये राजपूत कुंवर सिंह थे। पटना बिहार के निकट जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया। उनकी जमींदारी कंपनी की नीति के कारण छिन गई थी। ये क्यों अंग्रेजों से नाराज थे? क्योंकि इनकी जमींदारी छिन गई थी। फलस्वरूप उन्होंने अपने रोष यानी गुस्से की अभिव्यक्ति की विद्रोह में कर दिया। पटना में पीर अली के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था। कौन थे? पीर अली, नाम याद रख लीजिए। पीर अली के नेतृत्व में, हो सकता है कभी एग्जाम में पूछ ले, पटना में किसके नेतृत्व में विद्रोह था? पीर अली। परंतु अंग्रेजों द्वारा इसके दमन के बाद विद्रोही जगदीशपुर आ गए और कुंवर सिंह ने इनका नेतृत्व किया। हैदर अली खान और जियोधर सिंह ने गया में विद्रोहियों को संगठित किया था। हैदर अली और जियोधर सिंह का संबंध किससे? गया। गया भी बिहार में है। निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? तो दीवान मनीराम दत्त। कौन थे? दीवान मनीराम दत्त। यूपीपीसीएस मेंस 2007 का ये सवाल है। असम में 1857 की क्रांति के समय यहाँ के दीवान मनीराम दत्त ने यहाँ के अंतिम राजा के पौत्र कंदपेश्वर सिंह को राजा घोषित करके विद्रोह की शुरुआत की। परंतु शीघ्र विद्रोह का दमन करके मनीराम को फांसी दे दी गई। दीवान थे ये मनीराम दत्त। इन्होंने क्या किया? अंतिम राजा के जो पौत्र थे ना, कदपेश्वर सिंह, इनको राजा घोषित करके विद्रोह किया था। असम से कौन नाम आ रहा है? देखिए दीवान मनीराम दत्त, ये असम से इनका नाम आ रहा है। 1857 की विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1857 का केंद्र था, तो जगदीशपुर, वही अभी जो हम लोगों ने पढ़ा। देखिए बीपीएससी का ये सवाल है, यूपी में ऐसा नहीं पूछा जाएगा, यूपी पीसीएससी या जो आरओ में, क्योंकि बिहार स्पेशल से है ये। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था। ये भी देखिए राजस्थान स्पेशल से सवाल पूछा है। यूपीपीसीएस या जो है आरओ में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ये राज्य विशेष से है ये सवाल। देखिए ऑप्शन देख ले रहे हैं, आउवा के ठाकुर कुशल सिंह। निम्नलिखित में कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? ये भी यूपी में नहीं पूछा जाएगा। अगर आप राजस्थान का पीसीएस देने जाएंगे तो आप पूछा जाएगा। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? तो कौन है? चंद्रशेखर आजाद तो थे नहीं, उसमें राम प्रसाद बिस्मिल नहीं थे। माखनलाल चतुर्वेदी एक साहित्यकार है। शहादत खान, 1857 में शहादत खान ने इंदौर में अंग्रेजों से संघर्ष किया। इंदौर, इनका नाम आ रहा कहां से? इंदौर से। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे
कट्टर दुश्मन था। देखिए, नाम आ रहा है मौलवी अहमदुल्ला शाह। ठीक है, इन्होंने फैजाबाद से नेतृत्व किया था। कहाँ से? फैजाबाद से। मौलवी अहमदुल्ला शाह, ये तमिलनाडु के रहने वाले थे, आकर बस गए थे यहाँ पर। नाम है क्या? मौलवी अहमदुल्ला शाह। बाकी इन सब का नाम नहीं है। मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद में 1857 के विद्रोह को अपने नेतृत्व प्रदान किया। अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। वह मूलतः तमिलनाडु में अरकाट के रहने वाले थे। कहाँ के? तमिलनाडु में अरकाट के। पर वह फैजाबाद में आकर बस गए थे। उन्होंने भारत के विभिन्न धर्मानुयायियों का आह्वान करते हुए कहा, सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। इनके बारे में अंग्रेजों ने कहा था कि वह अदम्य साहस की गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति तथा विद्रोही में सर्वोत्तम सैनिक। इनकी गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार ने 50,000 रुपए का इनाम रखा था। तो तमिलनाडु के अरकाट के रहने वाले थे मौलवी अहमदुल्ला शाह। इन्होंने फैजाबाद से विद्रोह का नेतृत्व किया था। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल के किस वीर ने बहादुरी पूर्ण मुख्य संघर्ष कर बलिदान दिया? ये भी देख लीजिए। मध्य प्रदेश स्पेशल से है, एमपी स्पेशल से है, यूपी में सवाल नहीं पूछा जाएगा। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो ये कौन है? गालिब साहब है। मिर्जा गालिब, मशहूर आपके शायर कवि। इन्होंने अपनी आंखों, स्वयं अपनी आंखों से देखा था। ये सवाल पूछा गया है। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास ये आगरा है। आप ठीक, अटल बिहारी वाजपेयी का भी मूल निवास आगरा। उर्दू शायर मिर्जा गालिब का जन्म 27 दिसंबर 1797 ईस्वी को आगरा में और मृत्यु 1869 में दिल्ली में हुई थी। आजादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? तात्या टोपे थे ही। ठीक है, इन्होंने कानपुर और झांसी से नेतृत्व किया था। रानी लक्ष्मीबाई, इन्होंने झांसी से। बहादुर शाह जफर, दिल्ली से। इन्होंने पूरे भारत का नेतृत्व भी इन्होंने किया था। भगत सिंह उस समय थे ही नहीं, ये बाद में आते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन में भगत सिंह 1857 की पहली लड़ाई में भाग नहीं लिया, इसलिए वही लिखा है व्याख्या में, कोई अलग नहीं पढ़ना है। 1857 की विद्रोह नीति में से कौन संबद्ध नहीं था? बेगम हजरत महल लखनऊ से, कुंवर सिंह ये इनका बिहार से, ऊधम सिंह नहीं है, मौलवी अहमदुल्ला शाह कहाँ से है? फैजाबाद से हैं। ऊधम सिंह बाद में आते हैं। इन्होंने जनरल डायर को मारा था। जनरल डायर कौन था? जिसने जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो है निहत्थे भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था, उसी को ऊधम सिंह ने मारा था। वही सब व्याख्या में लिखा था, हम लोग वहां नहीं पढ़ेंगे, आगे चलेंगे। 1857 में स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? ग्वालियर के सिंधिया। इन लोगों ने क्या किया? अंग्रेजों की सहायता किया था, भारतीय सैनिकों की सहायता नहीं किया था। ग्वालियर की सिंधिया। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में ग्वालियर के सिंधिया राजवंश वर्तमान में भी अभी भी हैं ये लोग। अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी। ठीक है। यूरोपीय इतिहासकारों ने ग्वालियर के मंत्री सर दिनकर राव, हैदराबाद के मंत्री सालार जंग की राजभक्त की बहुत सराहना की, यानी कि अंग्रेजों ने इन सब की प्रशंसा किया। संकट के समय कैनिंग ने कहा, कैनिंग कौन था? कैनिंग उस समय वायसराय था। जब ये विद्रोह हुआ तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा। ये किसने कहा? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग, इसका कार्यकाल जो 1856 से 62 तक है इसका कार्यकाल। यह भारत का जो है वायसराय, अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय भी था। भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 के विद्रोह का विरोध किया। 1857 के विद्रोह का समर्थन किया। समर्थन तो नहीं किए थे, विद्रोह भी नहीं किए थे, ये लोग न्यूट्रल थे, दूरी बनाए रखे थे, तटस्थ थे। ना तो इन लोगों ने विद्रोह किया, ना तो समर्थन किया।
देशी शासकों के विरुद्ध युद्ध किया, ये नहीं है। 1857 के विद्रोह में शिक्षित वर्ग ने कोई रुचि नहीं लिया, यानी जो पढ़े लिखे लोग थे ना, उन लोगों ने विद्रोहियों का साथ नहीं दिया था, भारतीय सैनिकों का साथ उन लोगों ने नहीं दिया, जो इस महासमर की असफलता के प्रमुख कारणों में से एक है। विद्रोही जिस प्रकार अंधविश्वासों का उपयोग करते या प्रगतिशील सामाजिक उपायों का विरोध करते थे, उससे शिक्षित भारतीय उनसे बिदक कर दूर हो गए। शिक्षित भारतीय देश का पिछड़ापन दूर करना चाहते थे। उनके मन में यह गलत विश्वास भरा था कि अंग्रेज आधुनिकीकरण का यह काम पूरा करने में उनकी सहायता करेंगे, जबकि जमींदार और पुराने शासकों और सरदारों तथा दूसरे सामंती तत्वों के नेतृत्व में लड़ने वाले विद्रोही देश को पीछे ले जाएंगे। कुछ समय बाद इस शिक्षित भारतीय ने अपने अनुभव से जाना कि विदेशी शासन देश का आधुनिकीकरण करने में न सिर्फ असमर्थ साबित हुआ, बल्कि उसे और गरीब और पिछड़ा बनाए रखा। इस मामले में 1857 के क्रांतिकारी अधिक दूरदर्शी सिद्ध हुए। पढ़े लिखे लोगों ने साथ नहीं दिया। उन लोगों का कहना था कि जो विद्रोही हैं अशिक्षित हैं, ये अंधविश्वासी हैं। उनका मानना था कि जो अंग्रेज है ना, वो आधुनिकीकरण के द्वारा ही जो है भारत से जो समस्याएं हैं, समस्याओं को दूर करेंगे, भारत में परिवर्तन लाएंगे। लेकिन ये इनकी गलत फहमी थी, पढ़े लिखे लोगों की गलत फहमी थी कि अंग्रेज उनके लिए अच्छा काम करेंगे। निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो यहाँ देखिए, खेतीहर मजदूर, खेतीहर मजदूर ही ज्यादातर क्या थे, सैनिक थे, तो इन लोगों ने भाग लिया था। साहूकार, ठीक है, साहूकार, साहूकार जमींदार, इन लोगों ने भाग नहीं लिया था। कृषक और मजदूर, यही लोग क्या करते थे, ये लोग जाकर सेना में नौकरी करते थे, सेना में सैनिक का काम करते थे, तो इसलिए दोनों लोगों ने भाग लिया। साहूकार जमींदार, जमींदार तो अंग्रेजों की तरफ थे, इन लोगों ने भाग नहीं लिया। 1857 का विद्रोह बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था, इसे जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त था, फिर भी पूरे देश को या भारतीय समाज के सभी अंगों और वर्गों को अपने लपेट में नहीं ले सका। यह दक्षिणी भारत और पूर्वी और पश्चिमी भारत के अधिकांश भागों में नहीं फैल सका, केवल उत्तर और मध्य भारत में ही था। भारतीय रजवाड़ों के अधिकांश शासक तथा बड़े जमींदार पक्के स्वार्थी और अंग्रेजों की शक्ति से भयभीत थे, वे विद्रोह में शामिल नहीं हुए। ग्वालियर के सिंधिया, यहाँ पर देखिए नाम आ गया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला, नाभा और जिंद के सिख शासक एवं पंजाब के दूसरे सिख सरदार, कश्मीर के महाराजा, दूसरे अनेक सरदारों एवं बड़े जमींदारों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की सक्रिय सहायता की। ये लोग अंग्रेजों की तरफ से लड़े थे। ठीक है, यहाँ पे दो तीन नाम याद रख ले, ग्वालियर के सिंधिया और इंदौर के होलकर। सबसे ज्यादा योगदान था किसका, ग्वालियर के सिंधिया। ग्वालियर के सिंधिया के बारे में ही तो उसने कहा, लॉर्ड कैनिंग ने, कि अगर सिंधिया भी यहाँ इस विद्रोह में शामिल हो जाए तो हमें आज ही बोरिया बिस्तर गोल करना होगा। गवर्नर जनरल कैनिंग ने बाद में टिप्पणी की, इन शासकों तथा साधारण तूफान के आगे बांध की तरह काम किया, वरना यह तूफान एक ही लहर में हमें बहा ले जाता। यानी कि जो विद्रोही थे ना, एक ही लहर में बहा देते। उच्च तथा मध्यम वर्ग के अधिकांश लोग विद्रोहियों के आलोचक थे। विद्रोह में शामिल अवध के बहुत से तालुकेदारों, बड़ी जमींदारों, अंग्रेजों में आश्वासन पाकर कि उनकी जागीरें वापस दे दी जाएंगी, विद्रोह से किनारा कर लिया। ग्रामीण जनता के हमलों का निशाना सूदखोर और साहूकार थे, इसलिए ये स्वाभाविक तौर पर विद्रोह के शत्रु हो गए। आधुनिक शिक्षा प्राप्त भारतीयों ने विद्रोह का साथ नहीं दिया। शिक्षित भारतीय देश का पिछड़ापन समाप्त करना चाहते थे। उनके मन में यह गलत विश्वास भरा था कि अंग्रेज आधुनिकीकरण के द्वारा काम पूरा करने में उनकी सहायता करेंगे। इनमें से किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? ये कौन है? हैदराबाद के निजाम। ये लोग तो अंग्रेजों की तरफ थे ना, तो अंग्रेजों के ईस्ट इंडिया कंपनी कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं, यानी कि अंग्रेजों या ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह नहीं किया, बगावत मतलब विद्रोह नहीं किया। तो ये कौन हो गया? हैदराबाद के निजाम, इंदौर के होलकर, ग्वालियर के सिंधिया।
उपरोक्त विकल्प में हैदराबाद के निजाम ने कभी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह नहीं किया है। विजयनगरम की राजधानी 18वीं शताब्दी की उत्तरार्ध में कंपनी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया। तमिलनाडु के पोलिगारा और कई बार विद्रोह किया तथा त्रावणकोर के दीवान बेलूथम्पी द्वारा 1809 में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 की विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो झांसी, रानी लक्ष्मीबाई, जगदीशपुर था, लखनऊ था, चित्तौड़ नहीं था। ये यहाँ पर विद्रोह नहीं हुआ था। 1857 की विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा है? तो ये बीपीएससी में पूछा जाएगा, ये यूपी में नहीं पूछा जाएगा। जो लोग बिहार या बीपीएससी जो टीचिंग का एग्जाम देने जा रहे हैं वो लोग इसको पढ़ सकते हैं। अब देखिए मिलान करने के लिए आ गया, एक तरफ देखिए नाम दिया गया है विद्रोही के नेतृत्व करता और दूसरी तरफ क्षेत्र। तो बख्त खां का संबंध किससे है? बख्त खां बिहार आरा से इनका संबंध है। मौलवी अहमदुल्लाह का संबंध किससे है? मौलवी अहमदुल्लाह का संबंध तो फैजाबाद से, तो फैजाबाद ऑप्शन में नहीं है। फैजाबाद का नजदीकी ऑप्शन अवध है, तो अवध लगा देंगे। कुंवर सिंह का, ठीक है, कुंवर सिंह का संबंध किससे हो जाएगा? कुंवर सिंह का नाना साहब का कानपुर में हो जाएगा, ठीक है, कानपुर में हो जाएगा। और कुंवर सिंह तो दिल्ली से तो होगा नहीं। सही कह रहे हैं। देखिए हाँ, बख्त खां का संबंध आप कर देंगे दिल्ली से, ठीक है। मौलवी अहमदुल्ला हो गया, बख्त खां। कुंवर सिंह का संबंध हो जाएगा आरा से। बख्त खां दिल्ली, मौलवी अहमदुल्ला अवध, कुंवर सिंह आरा, नाना साहब कानपुर। झांसी का संबंध किससे? रानी लक्ष्मीबाई से, ठीक है। लखनऊ बेगम हजरत महल। कानपुर, कानपुर में देख लीजिए कौन है, फैजाबाद से मिला लेते हैं मौलवी अहमद शाह, ठीक है, मौलवी अहमद शाह। तो कानपुर से कौन हो जाएंगे? मौलवी अहमद शाह। तो कानपुर से कौन हो जाएंगे? तो कानपुर से अजीमुल्ला। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। लखनऊ बेगम हजरत महल, कानपुर में फतेहपुर में अजीमुल्ला खां, फैजाबाद में मौलवी अहमद साहब। अहमद शाह का ही नाम क्या है? मौलवी अहमदुल्लाह। देखिए निम्नलिखित युगों में से कौन सम्मिलित नहीं है? संभलपुर, सुरेंद्र शाही। यहाँ नेतृत्व करने वाले संभलपुर से कौन थे? सुरेंद्र शाही। याद कर लीजिएगा, कहीं जा में फिर पूछ सकता है, नया है ये। गंजाम, गंजाम से कौन है? तो राधा कृष्ण दंडसेना, इसको भी याद कर लीजिए। कश्मीर से कौन है? तो गुलाब सिंह, ये भी नया देख लीजिए, फैक्ट आया है। लखनऊ से लियाकत अली नहीं है। लियाकत अली कहाँ से हैं? तो इलाहाबाद से, ठीक, तो इलाहाबाद से हैं। लखनऊ में कौन है? हजरत महल, हजरत महल। इस तरीके से यही पूछा कौन सा सम्मिलित नहीं है, यही है आपका हो जाएगा। इनका जन्म इलाहाबाद के चायल में हुआ था। चायल एक क्षेत्र है इलाहाबाद का, ठीक है। इनमें से किसने 1857 की विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? तो नाना साहब कानपुर, इन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया। बेगम हजरत महल, इन्होंने भी सक्रिय रूप से भाग लिया। मौलवी अहमद सुल्ला, इन्होंने भी सक्रिय रूप से भाग लिया। बेगम जीनत महल, ठीक है। उपरीत में से कोई नहीं, उपरीत में से एक से अधिक, तो एक से अधिक आ रहा है, तो ये डी वाला, ई वाला हो जाएगा आपका। बीपीएससी का सवाल है, ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक कार्यों के फलस्वरूप 1857 के विद्रोह प्रारंभ हुआ। लखनऊ में इस विद्रोह का नेतृत्व 30 मई 1857 को हुआ। यहाँ पर इस विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। कानपुर में इस विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने, फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अहमद सुल्ला ने, जबकि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल की पत्नी बेगम जीनत महल, जो नाम आया है ना,
बेगम जीनत महल ये कौन थी? तो बहादुर शाह जफर की बेगम यानी कि पत्नी थी। अप्रत्यक्ष रूप से इस विद्रोह में भाग लिया था। इस प्रकार दिए गए प्रश्न के सभी विकल्पों में सबसे उचित उत्तर ई विकल्प होगा, यानी कि एक से अधिक। नाना साहब, ठीक है, नाना साहब को किससे मिलाएंगे आप? तो कानपुर से। मौलवी अहमदुल्ला, ठीक है, मौलवी अहमदुल्ला मनीराम दीवान, देखिए नाम आया था ना इनका, आसम से हो जाएगा। मौलवी अहमदुल्ला को आप मिला देंगे लखनऊ से नवाब हामिद अली खां, ये हो जाएगा दिल्ली। नाना साहब कानपुर, नवाब हामिद अली खां दिल्ली। देखिए ये नाम अलग आप कॉपी में नोट करके आप इसको रट डालिए बार बार। ठीक है, जो हम कहते हैं कि अलग से जो भी घटना चक्र में जो भी फैक्ट आपको नहीं आते हो या आप जिन सवाल को नहीं सही कर पा रहे हो, उसको अलग कॉपी में लिखिए और यहीं पर इसको आप टिक कर लीजिए। जब दोबारा आप फिर से रिवीजन करिए, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार रिवीजन करिए, तो उसको ज्यादा फोकस करिए। मौलवी अहमदुल्ला यानी कि अहमदुल्ला शाह लखनऊ, हालांकि इनका जो संबंध है फैजाबाद से है, तो फैजाबाद में ही आपका अवध आता है। तो यहाँ जगमनी राम दीवान असम हो गया। लखनऊ में मौलवी अहमदुल्ला शाह ने बेगम हजरत महल को सहयोग प्रदान किया था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये कैनिंग था। 56 से 62 इसका कार्यकाल था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड लॉर्ड कैनिंग, 1856 से 62। लॉर्ड कैनिंग भारत में
अगला सवाल देखिए, 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था? तो ये लॉर्ड कैनिंग। चौसठवां सवाल फिर वही रिपीट किया है। भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। पैंसठवां भी वही सवाल है। छियासठवां सवाल देखते हैं, 1857 विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? तो हैरसे था। कौन था? हैरसे। देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा के द्वारा जो रेवेन्यू इंस्पेक्टर यानी कि राजस्व निरीक्षक का जो एग्जाम 2014 में हुआ था, उसमें सवाल पूछा गया। 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे के विद्रोह के समय बैरकपुर में लेफ्टिनेंट जनरल सर जॉन बायनेट था। कौन था ये? सर जॉन बायनेट हैरसे कमांडिंग ऑफिसर था। अगला है, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था आपातकालीन मुख्यालय। और यहीं पर महारानी के घोषणा पत्र भी पढ़कर सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो ये पामरस्टन था। पामरस्टन, ये इंपॉर्टेंट है। पामरस्टन उस समय कौन था? ब्रिटिश प्रधानमंत्री था। क्लीमेंट एटली कब था? एक क्लीमेंट एटली था जब देश स्वतंत्र हुआ, उस समय क्लीमेंट एटली था। उसका कार्यकाल देखिए यहाँ पर 1855 से 1858 दिया है। 2 बार कार्यकाल, 1855-58, फिर 1859 से 65 था। निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 की विद्रोह से नहीं जुड़ा है? कर्नल सेंट लेगर, लेफ्टिनेंट कर्नल गिब्स, कर्नल बैलेस। किसी का भी नाम नहीं जुड़ा है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है, क्योंकि इन लोगों का नाम हम लोगों ने इसमें कभी नहीं सुना है इस विद्रोह में। 1857 के विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? विद्रोह फेल हो गया किस कारण से? हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, एकता में कोई कमी नहीं थी। किसी सामान्य योजना, केंद्रीय संगठन की कमी, कोई प्लानिंग नहीं थी भारतीय सैनिकों की, कोई ठीक ठाक अच्छी प्लानिंग नहीं थी। और संगठन नेतृत्वकर्ता कोई सही नहीं था। अलग अलग जगह विद्रोह हो रहे थे, टुकड़ियों में विद्रोह हो रहे थे, छोटे छोटे स्तर पर विद्रोह हो रहे थे। अगर वही विद्रोह एक साथ हुए होते, एक साथ विद्रोह होते, हर जगह एक ही दिन एक साथ विद्रोह हुए होते, तो शायद अंग्रेजों के लिए मुश्किल हो जाता विद्रोह को दबाना। जमींदारों की सहभागिता, ठीक है, हालांकि जमींदारों की सहभागिता, जमींदार अंग्रेजों की तरफ थे। इसका प्रभाव क्षेत्र सीमित था। यहाँ ये भी सही है कि इसका प्रभाव केवल उत्तर और मध्य भारत में ही था, पूरे भारत में जो है इसका प्रभाव नहीं था। लेकिन सबसे ज्यादा जो है यही कारण दिख रहा है इसमें से। 1857 विद्रोह की असफलता का मुख्य कारण किसी सामान्य योजना एवं केंद्रीय संगठन की कमी थी। विद्रोहियों के नेताओं में कोई संगठन की भावना देखने में नहीं है। 82 वर्षीय मुगल सम्राट शाह कमजोर था, यानी कि जो बहादुर शाह जफर थे 82 वर्षीय थे और कमजोर थे। उसके द्वारा विभिन्न सरदारों का आह्वान करना काफी नहीं था। साथ ही विद्रोहियों ने वीरता तो दिखाई और सरकार का विनाश करने पर वे तुल्य भी प्रतीत होते थे, किंतु ऐसा करने के लिए उनके पास किसी सुनियोजित कार्यक्रम का पूर्वाभास था। उनमें अनुशासन की कमी भी थी। कभी कभी तो अनुशासित सेना के बजाय दंगाई भीड़ की तरह व्यवहार करते, विदेशी शासन के प्रति एक साझी घृणा को छोड़कर कोई
संबंध सूत्र नेताओं के बीच नहीं था। किसी क्षेत्र विशेष से ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने के बाद उन्हें पता भी नहीं होता था कि उसकी जगह किस प्रकार की राजनीतिक सत्ता या संस्थाएं स्थापित की जाए। उनके पास एक भविष्योन्मुखी कार्यक्रम, सुसंगत विचारधारा, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य या भावी समाज और अर्थव्यवस्था के प्रति एक स्पष्ट दृष्टिकोण का अभाव था। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ। क्यों असफल हुआ? भारतीय सिपाही में देश की एकता की कमी, प्राय भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया। हाँ, राजाओं ने साथ दिया, ये भी सही है। ब्रिटिश सिपाही कई अच्छे सज्जित और संगठित थे। जो ब्रिटिश सिपाही थे ना, वो प्रशिक्षित थे, वे हथियारों को चलाना जानते थे, उनके पास आधुनिक तरीके से हथियार भी थे। वही यहाँ पर लिखा गया है सब व्याख्या में। अंग्रेज राजपूत राज्य में 1857 की विद्रोह को दबाने में सफल रहे। राजपूत राज्यों में स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। शिक्षित मध्य वर्ग अंग्रेजों का समर्थन कर रहा था। यह भी सही है। छावनियों के सैनिक राजपूताना, ये देखिए राजस्थान का है। राजस्थान का राजपूताना से संबंधित सवाल है, तो ये पीसीएस यूपी पीसीएस में सवाल नहीं पूछा जाएगा, राजस्थान पीसीएस में सवाल पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? यानी कि कौन से ब्रिटिश अधिकारी लखनऊ में मारे गए यानी कि मृत्यु हुई? जनरल जॉन निकलसन, जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक, सर हेनरी लॉरेंस। यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन सही मान रहा, 2, 3, 4, यानी कि निकलसन को छोड़कर नील, हैवलॉक और सन हेनरी लॉरेंस। 14 सितंबर 1857 को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने के क्रम में जनरल जॉन निकलसन घायल हुए और 23 सितंबर 1857 को उनकी मृत्यु हुई। लखनऊ में 1857 की विद्रोह के दौरान अंग्रेज रेसिडेंसी की रक्षा करते हुए सन हेनरी लॉरेंस, मेजर जनरल हैवलॉक और जनरल नील की मृत्यु हुई। इन तीनों की मृत्यु हुई थी, जान लीजिए, नील, हैवलॉक और लॉरेंस, लखनऊ में। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा है। सही असफल रहा। क्यों असफल रहा? कारण क्या है? बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक, ये रियासतें थी ना, उनके शासक उनका साथ देने से कतरा गए, अंग्रेजों का साथ दे दिए ना, इसलिए ये जो है असफल रहे। बीपीएससी का सवाल है बिहार में ही, क्योंकि बिहार बहादुर शाह जफर, हालांकि ये बिहार से संबंधित नहीं है, पूरे देश से संबंधित है, कहीं भी एग्जाम पूछा जा सकता है। ये कथन और कारण दोनों सही तथा उसका स्पष्टीकरण भी है। प्रश्नगत कथन और कारण दोनों सही है, तो कारण कथन का सही स्पष्टीकरण। यद्यपि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के असफल होने के कई कारण थे, परंतु उनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण अधिकांश प्रमुख रियासतों के शासकों द्वारा अंग्रेजों का समर्थन करना रहा। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी? सर जेम्स आउट्रम, डब्ल्यू टेलर ने षड्यंत्र की संज्ञा दिया था इन लोगों ने। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, बीडी सावरकर ने। बीडी सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में 1857 के विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। इन्होंने इसे स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया एग्जाम में। 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? तो बीडी सावरकर ने। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया? तो बीडी सावरकर। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था, यानी कि सरकार की ओर से नियुक्त इतिहासकार कौन था जो इस आंदोलन को लिखा था? इस कौन था? तो ये यासियन सेन,
सुरेंद्र नाथ सेन थे। सरकार की ओर से नियुक्त इतिहासकार थे। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? 1857। पुस्तक का ही नाम 1857 है, जो कि 1857 में प्रकाशित हुई थी, उसी समय प्रकाशित हुई थी। यशवंत सेन भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव की कार्डों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था। सैयद अहमद खां इन्होंने विद्रोह के बारे में लिखने वाले ये प्रथम भारतीय थे। सर सैयद अहमद खां द्वारा लिखित पुस्तक अस्बाब ये बगावत ये हिंद, इनकी पुस्तक का नाम 1859 में प्रकाशित हुई, जिसमें 1857 की विद्रोह के कांडों की चर्चा की गई तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन किसका है? तो आरसी मजूमदार, ये भी इतिहासकार है। इन्होंने कहा कि जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, ना तो वह प्रथम था, ना तो अराष्ट्रीय था और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। यशवंत सेन कौन थे? ये सरकारी इतिहासकार थे। वीडी सावरकर, इन्होंने किताब लिखा था, ठीक है। इन्होंने ही कहा था कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। आरसी मजूमदार ने अपनी पुस्तक द सिपोई म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, देखिए पुस्तक पूछी जाती है, पुस्तक को लिखने वाले कौन? आरसी मजूमदार, को स्वतंत्र रूप से वर्ष 1857 में प्रकाशित किया। 1957 में 100 साल बाद प्रकाशित हुई पुस्तक। मजूमदार ने ही 1857 की विद्रोह को तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, न प्रथम, न राष्ट्रीय, न ही स्वतंत्रता संग्राम कहा था। किसने लिखा था कि इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम था, ना ही राष्ट्रीय, ना ही स्वतंत्रता संग्राम। ये कौन है? आरसी मजूमदार। वही सवाल फिर से आ गया। किस भारतीय प्रख्यात इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं कहा? तो यही हो जाएंगे आरसी मजूमदार। इनकी पुस्तक का नाम जरूर याद रखिएगा, द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, ये किताब का नाम है। इसको अलग से लिख करके रख डालिए। 19वीं इस तत्व को मानने वाले इतिहासकार थे। देखिए ये सवाल यहाँ पर स्किप हो गया है, ये सेंटेंस पूरा नहीं है। डॉक्टर आरसी मजूमदार और डॉक्टर यशवंत सेन जैसे इतिहासकार 19वीं शताब्दी की मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद को भूढ़ावस्था में मानते थे, यानी कि राष्ट्रवाद उसमें पनप रहा था। 1857 की क्रांति के बारे में निम्न में से कौन सी एक अवधारणा सही है? भारतीय इतिहासकारों ने इसे भारतीय विद्रोह के रूप में वर्णित किया। ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे स्वाधीनता संग्राम कहा। ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे स्वाधीनता संग्राम नहीं कहा था, उन लोगों ने विद्रोह कहा था, जबकि भारतीय इतिहासकारों ने इसे स्वाधीनता संग्राम कहा था। ये तो इसका हो जाएगा, इसका अगर रहता तो सही रहता। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृत प्रणाली बना दिया। हाँ, कंपनी के शासन को हिलाकर रख दिया था इस विद्रोह ने। यह क्रांति भारत में प्रशासनिक तंत्र को सुधारने हेतु की गई थी, नहीं, प्रशासनिक तंत्र को सुधारने के लिए थोड़ी ना की गई थी, मुख्य रूप से आर्थिक कारण थे। 1857 की क्रांति का परिणामस्वरूप भारतीय शासन की बागडोर कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली गई 1858 में। इसकी शासन प्रणाली में भी आमूलचूल परिवर्तन किया गया। अतः 1857 की क्रांति के संदर्भ में प्रश्नगत विकल्प सी अवधारणा ही सही है, जबकि अन्य कथन गलत है। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज की निर्णय में लेने की घोषणा कब की? यानी कि महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र जब सुनाया गया उसी समय। कब सुनाया गया? तो 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था। कहाँ पर? इलाहाबाद में। इसे इलाहाबाद घोषणा पत्र भी कहा गया। 1857 की क्रांति के दमन के पश्चात 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की, यानी कि अब शासन कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश ताज को चला जाएगा। इस घोषणा के बाद भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत को सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया।
एक भारत मंत्री, एक नया पद का सृजन किया गया, इसे कहा गया भारत मंत्री या सचिव, इसको कहा गया। तथा 15 सदस्यों वाली इंडियन काउंसिल की स्थापना की गई। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को ही भारत का प्रथम वायसराय बना दिया गया, क्योंकि अब गवर्नर जनरल को उस समय वायसराय कहा जाने लगा 1858 के इस घोषणा पत्र के बाद। साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया? बहुत से आश्वासन दिए थे उन लोगों ने, इसलिए आश्वासन दिए ताकि भविष्य में ऐसी कोई विद्रोह या ऐसी कोई घटना ना हो। रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी। हाँ, इसको भी कहा था कि रियासतों को हड़पा नहीं जाएगा। देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, ये भी कहा था। भारतीय यूरोपीय सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा, ये भी कहा था। भारतीयों को सामाजिक एवं धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, ये भी कहा था। ठीक है, आश्वासन तो सभी दिया था, लेकिन उसने पूरा क्या किया? केवल एक ये पूरा किया, उन लोगों ने अब साम्राज्यवादी जो विस्तार की नीति थी ना अंग्रेजों की, उसको त्याग दिया गया। यानी कि अब ब्रिटिश प्रांतों या ब्रिटिश जो भारतीय राजा रियासत या देसी राजा थे ना, उनका राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में नहीं मिलाया जाएगा। साम्राज्यवादी नीति को समाप्त कर दिया गया, तो यही है, रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी। वही जो डलहौजी वाला था ना, डॉक्टर ऑफ लैब्स, उस तरीके से कोई अब जो है